हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक मापन और मूल्यांकन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मापन और मूल्यांकन होता क्या है, इन दोनों में कौन कौन से अंतर होते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, उत्तम परीक्षण कितने प्रकार का होता है, उत्तम प्रश्न पत्र जो तैयार किया जाता है, अच्छा प्रश्न पत्र, उसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मापन और मूल्यांकन। सबसे पहले देखेंगे हम मूल्यांकन क्या होता है। तो ये जो मापन और मूल्यांकन दोनों ही वर्ड होते हैं, यह एक ही चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन दोनों के ही अर्थों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ये आगे आपको अंतर बताया जाएगा। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मापन और मूल्यांकन इन दोनों का प्रयोग ही शिक्षा के क्षेत्र में जांच और परीक्षा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये एक सतत प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा परिमाणात्मक मतलब परिमाण रूप में और गुणात्मक रूप में दोनों ही पक्षों के बारे में बच्चों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्व होता है। देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने या आंकने की बात की जाती है। जैसे वह बच्चा अच्छा है, यह उसका मूल्यांकन है। अब यहाँ पर देखिए किसी बच्चे को क्या कहा गया, अच्छा कहा गया, तो ये उसका मूल्यांकन किया गया। कुछ ना कुछ उसमें गुण होंगे तभी उसको अच्छा कहा गया, तो ये बच्चे का मूल्यांकन किया गया। ये किसी भी जांच स्तर को आधार बनाकर उस वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने को यहाँ पर मूल्यांकन कहा जाता है। आगे देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि मूल्यांकन के द्वारा क्या क्या किया जाता है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। दोनों ही वर्ड हैं इसमें, परिमाणात्मक और गुणात्मक। जबकि आगे जब आपको मापन बताया जाएगा तो मापन के अंतर्गत सिर्फ परिमाणात्मक आता है। तो मूल्यांकन जो होता है इसका अर्थ काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है, मतलब मापन इसी के अंदर समाहित हो जाता है। मूल्यांकन का अर्थ काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही क्षेत्रों का बच्चे का आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, मूल्यांकन इक्वल मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है कि मापन जो होता है वह मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो मूल्यांकन क्या क्या होता है, मापन मतलब मापन क्या होता है, संख्यात्मक प्लस परिमाणात्मक। मतलब संख्यात्मक या परिमाणात्मक एक ही चीज़ है दोनों। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संख्यात्मक रूप से मापन करना मापन कहलाता है, और संख्यात्मक और गुणात्मक उसके गुणों का भी मापन करना, जिसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, वह हो जाता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है इसका अर्थ काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। इसमें मापन और मूल्य निर्धारण दोनों ही समाहित होते हैं। आगे देखेंगे मूल्यांकन की परिभाषाएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट परिभाषा है कोठारी आयोग के अनुसार। इन्होंने कहा है मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। क्या कहा इन्होंने, मूल्यांकन जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो क्या होती है, संपूर्ण पूरी जो शिक्षा प्रणाली होती है उसका अभिन्न अंग होता है। मूल्यांकन समय समय पर बच्चे का किया जाता रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। इसका शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षा में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उनसे इसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट परिभाषा है देखिए गुड्स के अनुसार। इन्होंने कहा है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। मूल्यांकन में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूपों में आकलन किया जाता है, बच्चे का मापन किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सके। आगे देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। परिभाषाएं कंप्लीट हो गई, अब देखेंगे विशेषताएं कौन कौन सी हैं मूल्यांकन की।
मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा मूल्यांकन होता रहता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन समस्त शिक्षण एवं अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण और अधिगम, अधिगम मतलब सीखना। जब बच्चा कोई चीज़ या व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है या किसी चीज़ का शिक्षण प्रदान किया जाता है उसको, तो उसमें भी मूल्यांकन किया जाता है कि उसको ज्ञान कहाँ तक प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, शिक्षण और अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन वर्णात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। बिल्कुल दोनों प्रकार का होता है। संख्यात्मक रूप से भी मूल्यांकन किया जाता है, गुणात्मक रूप से भी किया जाता है, तो ये दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन केवल विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन नहीं करता अपितु उसकी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी, मूल्यांकन जो होता है वो केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन नहीं करता बल्कि यह भी उसमें गुणों का भी पता लगाया जाता है कि बच्चे में क्या कमी है, तो वह उस शैक्षिक उपलब्धि में सुधार भी करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष आ जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, अत्यंत व्यापक है, इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष आ जाते हैं, जैसे नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। तो मूल्यांकन में ये सभी पक्ष आ जाते हैं, इसका अर्थ काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। तो यहाँ से ये कंप्लीट होती है मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं। अब आगे देखेंगे मापन और मूल्यांकन में अंतर। यहाँ से आपको मापन और मूल्यांकन दोनों चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या अंतर है इनमें। वैसे तो साधारणतः इनका प्रयोग एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, लोग वैसे ही बोल देते हैं मापन और मूल्यांकन एक ही चीज़ है, लेकिन इनके अर्थ में कुछ अंतर होता है जो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट अंतर है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। पहला ही वर्ड देख लीजिए, सीमित और व्यापक। मापन जो होता है मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है, मूल्यांकन में समाहित होता है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मापन जो होता है सीमित होता है और मूल्यांकन व्यापक होता है, इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मूल्यांकन में छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का सभी पक्षों का मापन मूल्यांकन में किया जाता है, संख्यात्मक रूप से भी किया जाता है और गुणात्मक रूप से, मतलब जैसे छात्र के अंदर कोई वृद्धि हुई संख्यात्मक रूप से, मान लीजिए कोई छात्र 10 किलो का है वह 12 किलो का हो गया, तो ये वृद्धि तो संख्यात्मक रूप से हुई, उसमें कुछ गुण भी आएंगे तो उन गुणों का भी मापन किया जाएगा इसमें, और उसकी जो संख्यात्मक रूप से वह बढ़ा उसका भी मापन किया जाएगा। नेक्स्ट है मापन के द्वारा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर बल दिया जाता है, इस प्रकार मापन मूल्यांकन का एक भाग है। ये देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पर, मापन जो होता है मूल्यांकन के एक भाग होता है, और मापन में जैसे किसी व्यक्ति के किसी एक पक्ष का मापन किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति के शारीरिक पक्ष का मापन किया जा रहा है तो उसी पर बल दिया जाएगा, जिस पक्ष का भी मापन किया जा रहा है उसी पर केवल बल दिया जा सकता है। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता, उसमें सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन में व्यक्ति की संपूर्ण परीक्षा ली जाती है, मूल्यांकन में परीक्षाओं का समावेश होता है, सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, संपूर्ण रूप से परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट अंतर है, मापन में किसी भी वस्तु या तथ्य का संख्यात्मक चित्र होता है, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक चित्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मापन परिमाणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही होता है मूल्यांकन में, और मापन में क्या होता है, केवल संख्यात्मक चित्र होता है। नेक्स्ट है मापन किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। कैसे, अब मापन जैसे मान लीजिए संख्यात्मक रूप से होता है, किसी बच्चे से कोई परीक्षा ली गई और उससे उसका मापन कर लिया गया, ऐसा मूल्यांकन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मूल्यांकन में प्रत्येक क्षेत्र का मापन किया जाएगा, उसके बाद निर्धारित किया जाएगा, उसके बारे में उसके बाद धारणा बनाई जाएगी। तो इसीलिए मूल्यांकन में क्या होता है, छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा इससे बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, मापन के लिए अधिक श्रम और समय की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मापन ज़्यादा व्यापक तो होता नहीं है, मूल्यांकन ज़्यादा व्यापक होता है, तो मूल्यांकन में ज़्यादा समय, श्रम और कीमत लगेगी। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, मापन में एक स्थिति का ज्ञान होता है, यह संपूर्ण वातावरण से पृथक रहता है। क्या कह रहा है कि मापन जो होता है उससे सिर्फ एक स्थिति का ज्ञान होता है, जिस भी क्षेत्र का मापन किया जा रहा है सिर्फ उसी स्थिति का ज्ञान होगा, और ये संपूर्ण वातावरण से पृथक रहता है। मूल्यांकन में क्या होता है, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान होता है, इसमें प्रत्येक पक्ष का होता है तो संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में ज्ञान होता है। नेक्स्ट कह रहा है, मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करके उनमें अंक प्रदान करना ही मापन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मापना क्या है, मापन है।
और मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन अंक प्रदान करने के पश्चात अंकों का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। मापन जो होता है संख्यात्मक रूप से सिर्फ मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है संख्यात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप का भी होता है, गुणों का भी व्यक्ति के मापन उसमें किया जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर, अंक तो देखे ही जाते हैं बच्चे के, लेकिन उसके साथ साथ ही मूल्य भी निर्धारित किया जाता है, उसके बाद मूल्यांकन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ की जा सकती है। मूल्यांकन के में सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, सभी बच्चों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए नहीं की जा सकती। मापन में सार्थकता के साथ भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के सभी बच्चों का हमें ज्ञान तो है नहीं, तो हम कैसे बच्चे के बारे में सार्थकता के साथ भविष्यवाणी कोई कर सकेंगे कि यह आगे क्या करेगा। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा होता है, अगर मूल्यांकन किया गया है तो उसके प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होगा और उसके विषय में सार्थकता से भविष्यवाणी की जा सकेगी। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, मापन में व्यक्ति की योग्यता एवं व्यवहार का अंशों में अध्ययन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्ति की योग्यताओं एवं व्यवहार का समग्र मतलब संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। ये भी पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ सतत एवं मापन और मूल्यांकन में अंतर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सतत मूल्यांकन की अवधारणा, उसके बाद देखेंगे व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। तो यहाँ से देखिए जो आपका मापन और मूल्यांकन था वो तो क्लियर हो गया, क्या अंतर होता है दोनों में। प्रयोग तो लगभग एक ही अर्थ में लोग सामान्य रूप से कर देते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, जो क्लियर हो गया। अब आगे है सतत मूल्यांकन की अवधारणा। सतत मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार चलने वाला। देखते हैं क्या होता है ये सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। इसे निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। तो सतत मूल्यांकन में क्या हुआ, निरंतर लगातार चलती रहती है। जैसे बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा रही है मान लीजिए, तो उसके साथ साथ ही उसका सतत रूप से मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाता रहेगा। इसे देखिए निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहा जाता है। अब सतत मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट विधि है सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा क्या होती है, जैसे विद्यालयों में छमाही वार्षिक ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं 6 महीने में, फिर वार्षिक मतलब वार्षिक रूप से लास्ट में ये परीक्षाएं कराई जाती हैं, तो ये आती हैं सत्र परीक्षा के अंतर्गत। ज़्यादातर ये परीक्षाएं सितंबर या फरवरी माह में 2 बार एक वर्ष में कराई जाती हैं, तो ये आती हैं सत्र परीक्षा के अंतर्गत। इसमें बच्चों से लगभग 100 अंक की परीक्षा ली जाती है और उसमें उसी से बच्चों का आकलन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है इकाई परीक्षा। इकाई परीक्षा में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक इकाई मतलब प्रत्येक अध्याय पढ़ाने के बाद उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन उस अध्याय से किया जाता है, तो वह होती है इकाई परीक्षा, मतलब प्रत्येक इकाई के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन। मासिक परीक्षाएं मतलब प्रत्येक माह में किया जाने वाला मूल्यांकन, एक माह जब पूरा हो जाए तो उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करना, उसने क्या सीखा, कितना सीखा। नेक्स्ट है सेमेस्टर पद्धति। सेमेस्टर पद्धति बहुत जगह अपनाई जाती हैं। सेमेस्टर पद्धति में भी 6-6 महीने में की सेमेस्टर पद्धति होती हैं, जिसमें 6-6 महीने में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, 6-6 महीने में उनसे परीक्षाएं ली जाती हैं, तो ये होता है सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत। तो ये सतत मूल्यांकन की विधियां कंप्लीट हुई। सत्र परीक्षा मतलब जो 2 बार होती है साल में, छमाही और वार्षिक कह सकते हैं। इकाई मतलब प्रत्येक इकाई या प्रत्येक अध्याय के बाद। मासिक परीक्षाएं जो प्रत्येक माह के अंत में होती हैं, और सेमेस्टर पद्धति 6-6 महीने के अंतराल में होती हैं। ये कंप्लीट हुआ सतत मूल्यांकन की पद्धति। अब नेक्स्ट देखेंगे व्यापक मूल्यांकन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बालक का अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब सतत मूल्यांकन क्या था, लगातार मतलब हमेशा होता रहता है वह। जैसे शिक्षण बच्चों को प्रदान किया जा रहा है तो साथ साथ में मूल्यांकन भी किया जाता रहेगा। लेकिन व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, देखिए वही चीज़ आ गई सतत और व्यापक। सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है
कि अधिगम को किसी न किसी रूप से प्रभावित करने वाले स्थूल सूक्ष्म कारक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ज्ञात अज्ञात अनेक पक्ष होते हैं। तो इन सभी का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मतलब बहुत ही बड़ा अर्थ देता है यह। तो प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब व्यापक मूल्यांकन के कुछ पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष, 3 पक्ष बताए जाएंगे। बालक के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ये देखिए वही वर्ड आ गया, संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन मतलब व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से पक्ष हैं? फर्स्ट है जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। तो व्यापक में बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष में आ गया जैसे बच्चे में निहित ज्ञान, कितना ज्ञान है बच्चे को, पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान की अवधारणा, बच्चे में पुनः स्मरण की शक्ति कितनी है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, ये क्या है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन है जिसमें बच्चे की रुचि और चिंतन भी सम्मिलित किए जाते हैं। किस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, बच्चा कितना चिंतन कर पा रहा है, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष मतलब बच्चे के भाव से संबंधित होगा, जैसे बच्चे में निहित भाव पक्ष, दया, करुणा, पुनर्वास की इच्छा, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन किसके अंतर्गत किया जाता है? भावात्मक पक्ष के अंतर्गत। ऐसे ही कौशलात्मक पक्ष, बच्चे में कौन कौन से कौशल हैं, किस क्षेत्र में क्या कार्य कुशलता है, बालक में निहित कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, श्रम के प्रति निष्ठा तथा रचनात्मक व क्रियात्मक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है किसके अंतर्गत? कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो यहाँ पर कितने पक्ष बताए गए? 3 पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। किसके अंतर्गत? व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे व्यापक मूल्यांकन की कुछ विधियाँ। फर्स्ट विधि है निरीक्षण विधि। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे जो होते हैं सामूहिक रूप से उनके व्यवहारों का अध्ययन सरलता से किया जाता है, बच्चों का निरीक्षण करके उनका अध्ययन किया जाता है और इसी से उनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में बच्चे के सामने एक सुनियोजित प्रश्नों की सूची प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर बच्चे जो आंसर देते हैं उन्हीं के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे ही साक्षात्कार विधि, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, तो साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि इसमें साक्षात्कार बच्चों का लिया जाता है, लिखित या मौखिक किसी भी रूप में उनसे कोई प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है जांच सूची। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के सभी तथ्यों, जैसे कि ले लेते हैं बच्चे की भाषा, बच्चे की सामाजिकता, संवेगात्मकता कैसी है, उसमें खेल के दौरान बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो इन सभी चीज़ों में बच्चे के व्यवहार को लिखा जाता है और उसके बाद उनको एकत्रित करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण। इसमें क्या होता है कि छात्र जो होते हैं कुछ समय के उनके कार्यों का नमूना एकत्रित किया जाता है और ये जो उनका नमूना एकत्रित किया जाता है इसे दिन प्रतिदिन के कार्य से बच्चों को लिया जाता है। जैसे दिन प्रतिदिन का उनका जो कार्य हुआ उसी से ये नमूने एकत्रित किए जाते हैं और उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ व्यापक मूल्यांकन की कुछ विधियाँ। अब आगे देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में जैसे बच्चे का संख्यात्मक आ गया, जैसे संख्यात्मक रूप से मूल्यांकन, जैसे लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, लिखित रूप से मूल्यांकन, मौखिक रूप से मूल्यांकन या प्रयोगों के द्वारा मूल्यांकन किया जाते हैं बच्चे के परिमाणात्मक मूल्यांकन में। नेक्स्ट है गुणात्मक, मतलब बच्चे के गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो साक्षात्कार द्वारा या इंटरव्यू द्वारा बच्चे का अवलोकन करके, प्रत्येक क्षेत्र में बच्चे का अवलोकन करके बच्चे के बारे में गुणात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ से कंप्लीट होते हैं मूल्यांकन के प्रकार। 2 प्रकार है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। अब आगे देखेंगे उत्तम परीक्षण। उत्तम परीक्षण मतलब बच्चे से जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उत्तम परीक्षण कैसे लिया जा सकता है। तो उत्तम परीक्षण के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है व्यापकता। उत्तम परीक्षण जो होता है उसे व्यापक होना चाहिए। व्यापक का अर्थ क्या हुआ कि उसे बच्चे के प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए। तो व्यापकता से अर्थ मतलब प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन जिससे हो वही होता है उत्तम परीक्षण। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। परीक्षण जो हो वस्तुनिष्ठ हो, ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न के कई आंसर हो, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट है वैध हो, मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो, परीक्षाएं जो होनी चाहिए वैध होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्वसनीय हो, मितव्ययी हो, सर्वमान्य हो, सभी द्वारा मान्य होनी चाहिए। तो ये सभी हो गए उत्तम परीक्षण के 6 प्रकार। आगे देखेंगे प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया।
प्रश्न जो बच्चों के लिए निर्माण किए जाते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें परीक्षा की योजना बनाना। जब बच्चे के लिए प्रश्न पत्र का जो निर्माण किया जाता है उसकी प्रक्रिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करिए, परीक्षा की योजना बनाइए। कब परीक्षा करवानी है, कैसे परीक्षा करवानी है, ये योजना बनाइए। उसके बाद परीक्षा का प्रारूप तैयार करना, कैसे परीक्षा करवानी है, क्या क्या उसमें रखना है, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें बच्चों से क्या क्या पूछना है, ये योजनाएं तैयार करना। आगे परीक्षण प्रारूप की जाँच करना। प्रारूप तो हमने तैयार कर लिया, उसके बाद उसकी जांच भी कर लेना चाहिए कि हाँ ये हमने सही किया है या नहीं। उसके बाद परीक्षण का जो प्रारूप है उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि ये बच्चे के सभी क्षेत्र का मूल्यांकन कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है परीक्षा के अंतिम रूप से रचना। इसके बाद लास्ट में क्या करनी चाहिए, पहले योजना बनाना, उसके बाद प्रारूप तैयार करना, बड़ा बड़ा प्रारूप तैयार करिए, उसके बाद उसकी जांच करिए सही है या नहीं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करिए कि प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन कर पा रहा है या नहीं, उसके बाद अंतिम रूप से प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। तो ये देखिए कभी कभी क्रम एग्जाम्स में पूछ लेता है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया का क्रम क्या है, तो आपको इन्हें क्रम से याद रखना है। ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां। अगर आपको अच्छा प्रश्न पत्र बनाना है तो उसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीटेट में पूछा भी गया है कि उत्तम जो प्रश्न पत्र होता है उसको निर्माण करने का सही क्रम कौन सा है, क्रम पूछा जाता है, तो आपको सभी को क्रम वाइज याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट है नमूना तैयार करना। अगर आपको अच्छा प्रश्न पत्र बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, नमूना तैयार करिए कि कैसे क्या आपको उस प्रश्न पत्र में रखना है। बड़ा बड़ा नमूना तैयार करिए। उसके बाद क्या करिए, ब्लूप्रिंट की तैयारी करिए। ब्लूप्रिंट की तैयारी के बाद प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न पत्र का उसमें संपादन करिए और उसके बाद अंक तालिका या अंक प्रणाली तैयार करिए और लास्ट में क्या करिए, प्रश्नों को क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करिए। तो ये देखिए 6 पॉइंट है यहाँ पर, 6 के क्रम याद रखिएगा आप लोग। क्रम बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये जो हमारा आज का वीडियो था ये कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम मापन और मूल्यांकन के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।